चलिए देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसके हम पार्ट 2 देखते हैं। तो ये नाम है स्थानांतरण और रूपांतरण के बारे में देखेंगे। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है और अमीनो अम्ल के क्रम और अनुक्रम में दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड के बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम अवस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी के उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं और सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए के आवेशीकरण या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। और इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए का एक दूसरे से काफी पास में आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है और उसके बाद उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर बढ़ जाती है। कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है वह राइबोसोम है और राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए और लगभग 80 विभिन्न प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वह अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उप एकाकों, एक बड़ी उप एकाकों और एक छोटी उप एकाकों से मिलकर बना होता है। और जब छोटा उप एकाकों दूध आरएनए से मिलता है तब दूध आरएनए और प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बड़े उप एकाक में दो स्थल होते हैं जिसमें बाद में अमीनो अम्ल जोड़कर एक दूसरे से काफ़ी पास में आ जाते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। और राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक यानी 23 राइबोसोम आरएनए जीवाणु में एंजाइम राइबोसोम का काम करता है। और दूध आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है जिसके किनारे पर प्रारंभिक कूट यानी AUG स्टार्ट कोनाड पर कोनाड और रोध प्रकूट यानी स्टॉप कोनाड पर मिलते हैं और दो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करते हैं। और दूध आरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं। उन्हें अस्थानांतरण स्थल यानी अनट्रांसलेटेड रीजन यानी UTR कहते हैं। और UTR दोनों 5 किनारे यानी प्रारंभिक प्रकूट के पहले और 3 किनारा यानी रोध प्रकूट के बाद पर स्थित होते हैं और ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूध आरएनए के प्रारंभक अनुप्रकूट यानी AUG से बंधता है जिसकी पहचान प्रारंभक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। राइबोसोम के बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घकरण प्रवस्था की ओर बढ़ता है और इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रति प्रकूट यानी एंटीकोडान से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूध आरएनए के उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम दूध आरएनए के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर जाता है और एक के बाद एक अमीनो अम्ल के जोड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम में क्या स्थानांतर होता है जो डीएनए द्वारा निर्देशित और दूध आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक और रोधक प्रकूट से जुड़ते हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है और राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं। जीन अभिव्यक्ति का नियमन देखें। जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है जो विभिन्न स्तरों पर होती है और जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है जिससे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। सुकेंद्रिक में नियमन कई स्तर पर होते हैं। पहला है अनुलेखन स्तर यानी प्रारंभिक अभिलेखन का निर्माण, दूसरा है संसाधन स्तर यानी संबंध का नियमन पर, और तीसरा है दूध आरएनए के केंद्र के कोशिका प्रवण में अभिगमन, और चौथा है कि स्थानांतरण स्तर पर। और जीन कोशिका में अभिव्यक्ति होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए ई कोलाई में स्थित एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसेक्टेटाइड लैक्टोज का जल अपघटन का गैलेक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसे जीवाणु और ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। और लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत हैं की अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेड एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है और इस कारण
कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह एक उपापचयी शारीरिक क्रियात्मक और वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है और एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास और विभेदन जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। उसके बाद असीम केंद्रिकीय में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई एक निश्चित उन्नयन के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन के पारस्परिक क्रिया द्वारा इसे नियमित होते हैं जो प्रारंभन स्थल के पहचान में इसे सहभोग देते हैं और सहयोग देते हैं और ये नियामक प्रोटीन सहयोगात्मक यानी सक्रिय एक्टिवेटर या असहयोगात्मक यानी दमनकारी रिप्रेशर दोनों रूप से कार्य कर सकते हैं। और असीम केंद्रीय डीएनए में उन्नयक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रमण जिसे प्रचालक यानी ऑपरेटर कहते हैं और इससे अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। अधिकतर प्रचालकों यानी ओपेरॉन में प्रचालक स्थल उन्नयक भाग के पास ही स्थिर होता है और अधिकतर स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं। प्रत्येक ओपेरॉन का अपना विशिष्ट प्रचालक और दमनकारी होता है। उदाहरण के लिए लैग प्रचालक केवल लैग प्रचालक यानी LSC ऑपरेटर में मिलता है और यह विशेष रूप से लैग दमनकारी यानी LSC रिप्रेशर से आपसी क्रिया करता है। उसके बाद लैग प्रचालक देखें यानी लैग ओपेरॉन के बारे में देखें तो लैग ओपेरॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी आनुवांशिकविद फ्रेंकवास जैकब और जैव रासायनिक जैकब मेनार्ड के आपसी प्रयास से हो पाई है और उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। लेख प्रचालक यानी यहाँ लेख का शब्द लैक्टोज है और इसमें पॉलीसिस्ट ट्रानिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नयक और नियमन जीन द्वारा होता है और इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत समान है। इसे प्रचालक यानी ओपेरैन कहते हैं और ऐसे कुछ उदाहरण है लैग प्रचालक यानी LS ओपेटॉन है और ट्री प्रचालक TRP ओपेरॉन है और एटा प्रचालक ARA ओपेरॉन है और हिस प्रचालक HIS ओपेरॉन है और वेल प्रचालक BL ओपेरॉन आदि है। और लैग प्रचालक एक नियामन जीन I जीन यहाँ तक कि यहाँ I का मतलब प्रेरक यानी इंड्यूसर नहीं है बल्कि यह शब्द मंदक यानी इनहिबिटर से किया गया है और 3 संरचनात्मक जीन Z, Y और A से मिलकर बना होता है। और I जीन लैग प्रचालक के दमनकारी और कुटलेखन करता है। Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है और जो डाइसेक्टाइड लैक्टोज के जल विघटन से एक इकाई गैलेक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करता है। Y जीन MPAG का कूटलेखन करता है जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परंपरागतता से को बढ़ाता है। अब जीन A द्वारा ट्रांसएसिटिलेज का कूटलेखन होता है। इस तरह से लैग प्रचालक के सभी तीनों जीन के उत्पाद लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक है। दूसरे अन्य प्रचालकों के प्रचालक में उपस्थित जीन सामान्य संबंधित उपापचयी पथ के एक साथ कार्य करते हैं। लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है जो प्रचालक की सक्रियता के प्रारंभ यानी ऑन या निष्क्रियता समाप्ति यानी ऑन और ऑफ को नियमित करता है। इसे प्रेरक कहते हैं। और सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम से लैक्टोज डाल दिया जाए तब यह परमेडिएट
की प्रक्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिकाओं के अंदर अभिगमन करता है। याद करो, कोशिका में लैक्ट प्रचालक की अभिव्यक्ति निम्न स्तर पर हमेशा बनी रहती है, अन्यथा लैक्टोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है और उसके बाद प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषण यानी हमेशा उपस्थित रहता है, उसके संश्लेषित होता है और दमनकारी प्रोटीन प्रचालक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता और प्रेरक जैसे लैक्टोज की अनुपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रियता हो जाती है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उनायक से बंधकर अनुलेखन की शुरुआत करता है और लेख प्रचालक के नियम को इससे के क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। याद रखें, लैक प्रचालक के लिए ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकते। और क्या आप बता सकते हैं लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लैक प्रचालक अभिव्यक्त हो सकता है? और दमनकारी द्वारा लैक प्रचालक के नियम को ऋणात्मक नियमन यानी निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं और लैक प्रचालक धनात्मक नियमन यानी पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण में ही होता है, लेकिन इन स्तर पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। मानव जीनोम परियोजना बारे में देखें, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखें। पिछले खंडों में आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए में मिलने वाले क्षार का अनुक्रम में किसी भी जीव का आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में किसी भी जीव की आनुवांशिक व्यवस्था उसके डीएनए से मिलने वाले अनुक्रम में से निर्धारण होती है। और दो भी भिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए अनुक्रम में कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है और ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती है। आनुवांशिक यांत्रिक तकनीकी के विकास में किसी भी डीएनए खंड को विलगित और क्लोन किया जा सकता है और डीएनए अनुक्रम को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीकी के विकास में 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रम को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई और मानव जीनोम योजना महायोजना यानी मेगा प्रोजेक्ट कहलाती है। यदि इस योजना के उद्देश्य को ध्यान दे तो इसके विस्तार और आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं। और मानव जीनोम में लगभग 3×10⁻⁹ क्षार युग्म मिलते हैं और यदि अनुक्रम में जानने के लिए प्रति क्षार $3 खर्च होता है तो पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग $9 बिलियन होगी। और प्राप्त अनुक्रम को टंकणित रूप से किताबों में संग्रहित किया जाए तो जिसके प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर हो तो इस प्रकार के किताब में 1000 पृष्ठ होंगे। तब इस तरह से एक मानव कोशिका में डीएनए सूचनाओं को संकलित करने हेतु 3300 यानी 33 किताबों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गतिकीय संगणक साधन की आवश्यकता होगी और जिससे आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण और पुनः उपयोग में सहायता मिलती है। और HGP के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जीव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। यानी HGP के लक्ष्य देखिए, HGP के लक्ष्य के बारे में देखिए। पहला है मानव डीएनए में मिलने वाले HGP के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं। लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। और दूसरा है मानव डीएनए को बनाने वाला 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करता है। तीसरा है कि उपयुक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। चौथा है कि आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीकी के सुधार करना। और पांचवा है कि योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे यानी ELSI के बारे में विचार करना।
मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना का, जिसे अमेरिका ऊर्जा विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन यानी इंटरनेशनल यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ द्वारा सहयोग प्राप्त था। और प्रारंभिक वर्षों में वेलकम न्यास यानी यूके के एचजीपी में भागीदारी थी कि बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन और अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। और यह योजना 2003 में पूर्ण हो पाई और विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने और कुछ हद तक उसके रोकने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के अनुरागों को समझने, अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों के प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण सुधार के दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सके। और उसके बाद कई मानवीय प्रतिरूप जियोगैस, जीवाणु, ईस्ट, उसके बाद केनोर हैबिसिटेस, एलिगैस यानी स्वतंत्र आरोग्यजनक सूत्रकृमि और ड्रासोफिला यानी फल मक्खी, पौधा यानी धान और एरोबिडाप्सिस और आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और कार्य प्रणाली के बारे में देखें, इन विधियों में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। और पहला प्रयास में उन सभी जीन जो आरएनए के रूप में व्यक्त हैं उनके बारे में ध्यान देना। इसे व्यक्त अनुक्रम घुंडी द्वारा प्रयास किया गया कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के व्यक्त और अव्यक्त अनुक्रमों के जानकारी प्राप्त कर उन्हीं के कार्यों को निर्धारित करना, यानी इसे अनुक्रम में टिप्पणी या सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। और कोशिका में पूर्ण डीएनए में स्थित अनुक्रमों की जानकारी के लिए पहले इसे विलगित कर छोटे छोटे यादृच्छिक खंड, यानी याद करो डीएनए एक बहुत लंबा बहुलक है और इस कारण से डीएनए के लंबे टुकड़े के अनुक्रमों में परेशानी होती है। और इसे बनाकर संवाहकों का उपयोग उचित अतिथय में भेज देते हैं। और कोलोनिन प्रत्येक डीएनए के प्रवर्धन में सहायता करता है, जिससे इन अनुक्रमों के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता है। सामान्यतया उपयोगी अतिथय जीवाणु और यष्ट हैं और संवाहकों को BAC यानी जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC यानी ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रम यानी डीएनए सीक्वेंसन को फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है उसका उपयोग कर अनुक्रम करते हैं। याद करें, प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रमों को निर्धारित करने वाले विधि के विकास का श्रेय ही सेंगर को ही जाता है। और इन अनुक्रमों को एक दूसरे के स्थिति यानी अंशदातन यानी ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। और अनुक्रम में हेतु अंशछादन खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है और इस कारण से कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम के विकास की आवश्यकता है। और बाद में इन अनुक्रमों का टिप्पणी कर प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया। गुणसूत्र 1 का अनुक्रम में मई 2006 यानी यह मानव के 24 गुणसूत्र में अतिरिक्त था, यानी -22 से -3 लिंग गुणसूत्र और X तथा Y के अनुक्रम की आवश्यकता है। और दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम का आनुवांशिक और भौतिक नक्शे तैयार करना था। और बहुरूपीय प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लिएज पहचान स्थल और दोहराए गए नए डीएनए के अनुक्रमों, जिससे सूक्ष्म असंगति यानी माइक्रोसैटेलाइट यानी दोहराए गए डीएनए अनुक्रम में बहुरूपीय की उपयोगिता के बारे में अगले खंड डीएनए फिंगरप्रिंट में पढ़ेंगे। और इसे असंगतीय कहते हैं, यानी जिसे सूक्ष्म असंगतीय कहते हैं। और मानव जीनोम के मुख्य विशेषताएं के बारे में देखें।
मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त विशेष परीक्षण निम्न है। पहला है कि मानव जीनोम 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। और दूसरा है कि औसत प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित है, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रॉफिन में 2.4 करोड़ का यानी 2.4 करोड़ का क्षार मिलते हैं। और तीसरा है कि जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम है। लगभग सभी यानी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स क्षार एक समान होते हैं। और खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। उसके बाद 2% में कम जीनोम प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं। उसके बाद मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है, और जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूटलेखन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनमें गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन मिलते हैं, और जैसे वो सर्वाधिक जीन मिलते हैं वो मिलते हैं 2968। और वाही गुणसूत्र में जो सबसे कम जीन मिलते हैं वो 231 मिलते हैं। और वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग एक हरा क्षार यानी SNPS यानी एकल न्यूक्लियोटाइड्स बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे स्नेप्स कहा जाता है, उसका पता लगाया। और उपयुक्त जानकारी से गुणसूत्र में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक है, उसके बारे में जानकारी एकत्र करने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। उसके बाद उपयोग और भविष्य की चुनौती के बारे में देखें। डीएनए अनुक्रम से प्राप्त सार्थक जानकारी और शोधों से आने वाले दशकों में जैविक तंत्र को समझने में काफ़ी सहूलियत रही, और इस बृहद कार्य को पूर्ण करने में विश्व के सार्वजनिक और असार्वजनिक क्षेत्र के कई हजार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और रचनाकारों का योगदान रहा है। और HNG अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि जैविक अनुसंधानों को मूलतः नए आयामों का समावेशन हो सका, और पहले शोधकर्ता एक समय पर या कुछ जीन के बारे में ही अध्ययन कर पाते थे, और पूर्ण जीनोम अनुक्रमों और नई तकनीकों के आधार पर अब काफ़ी व्यापक स्तर पर व्यवस्थित तरीके से उठाने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलती है। इनमें जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। उदाहरण के लिए विशेष ऊतकों या अंग या अर्बुद से मिलने वाले सभी अनुलेखन और हजारों जीन और प्रोटीन आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं, और इससे प्राप्त जानकारी से जीवन के रसायन को अनुवांछित बनाने में उपयोगी रहा है। उसके बाद देखें डीएनए अंगुली छापी देखें, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में देखें। तो पिछले खंड में यह बताया गया है कि मनुष्य में मिलने वाले क्षार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। यह मानते हुए कि मानव जीनोम में 3×10⁻9 क्षार युग्म है, तो कितने क्षार अनुक्रमों में अंतर है। डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। यदि किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों या उसकी जनसंख्या के लोगों के बीच अनुवांशिक विभिन्नता का पता लगाना है, तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम में ज्ञात करना होगा, जो एक कठिन और महंगा कार्य है। कल्पना करो कि 2 3×10⁻6 क्षार के बीच तुलना की है। 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करें ने हेतु डीएनए अंगुली छापी यानी फिंगरप्रिंट एक त्वरित विधि है, और डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट में
डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगते हैं और इनको पुनरावृत्ति डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। और उसके बाद अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्ति होता है और इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं घनत्व पुनरता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए ढेर के एक बहुत बड़ा शिखर बनता है जबकि साथ में एक छोटे शिखर बनते हैं जिसे अनुपंसी डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और क्षार घटकों खंडों की लंबाई और पुनरावृत्ति इकाई के आधार पर अनुषंगी और लघु अनुषंगी आदि के वर्गीकृत किया गया है। अनुक्रम सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का कुटलेखन नहीं करते, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलने वाले ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुल रूपता प्रदर्शित करते हैं जो डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। और किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे कि खून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी, लार और शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुलता मिलती है जो न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। और चूंकि बहुल रूपता जनक में बच्चों की ओर वंशागत होती है और इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट विवाद की स्थिति में पैतृक परीक्षण में सहायक है। डीएनए अनुक्रम के मिलने वाले बहुल रूपता के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंट मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। और साधारण तौर पे हम यह समझ सकते हैं या हमें यह समझ लेना चाहिए कि डीएनए बहुल रूपता क्या है। और बहुल रूपता यानी आनुवंशिक आधार पर विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। आप अध्याय 5 और इस अध्याय के पीछे खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार और उनके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिका यानी लैंगिक प्रजनन वाले जीवों और उस कोशिकाओं के युग्मक बनने में उसमें पैदा होता है। और यदि जनक कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति को संतान उत्पत्ति क्षार को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्य यानी लैंगिक प्रजनन द्वारा दूसरे सदस्य में यह फैल जाता है। और विकल्पित यानी पुनः हमने अध्याय 5 में विकल्पी की परिभाषा के पढ़ा था, उसके याद करें। और उसके बाद अनुक्रमण विभिन्नता जिससे रूपांतरण रूप से डीएनए बहुलता कहते हैं। और मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक स्थल में असंगति मिलने से होते हैं। और साधारण तौर पर यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुल रूपता कहते हैं। उपयुक्त विभिन्नताओं की संभावना अव्यक्त डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है और इन अनुक्रमों में होने वाले उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर पाता। और इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं और इसके फलस्वरूप विभिन्नता या बहुल रूपता उत्पन्न होती है। बहुल रूपता विभिन्न प्रकार की होती है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास और जाति उद्भवन में उपयुक्त बहुलता की बहुत बड़ी भूमिका रहती है जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। और डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रारंभिक विकास एलेक जेफरीज द्वारा किया गया और उन्होंने अनुषंगी डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया जिससे काफ़ी बहुलता मिलती है। और इससे अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्नता संख्या यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेडेम रिपीव यानी BNTR के रूप में मिलते हैं। और तकनीकी जैसे पहले उपयोग किया जा चुका है वह सर्दन ब्लड हाइब्रिडाइजेशन है और जिसमें विकिरण चिन्ह BNTR एक प्रोब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें शामिल है डीएनए का विलगन और प्रतिबंधन एंडायूक्लिएज द्वारा डीएनए का पाचन। और उसके बाद शामिल है इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण। उसके बाद पृथक्करण डीएनए खंडों का संश्लेषण झिल्ली में
नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन का स्थानांतरण यानी उसके बाद चिन्हित NTR प्रोब का उपयोग करते हुए संस्करण और स्व-विकिरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंट चित्रित प्रदर्शन चेन 6.16 में दिखाया गया है। उसके बाद BNTR अनुषंगी डीएनए की श्रेणी में संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। इसमें एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुरूपी संख्या में अनुबंधीय व्यवस्था होती है। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्ति की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप BNTR के आकार परिवर्तन होते रहते हैं। इनके आकार 0.1 से 20 किलोवेस के होते हैं और BNTR प्रोब के संकरण के सफल स्वरूप प्राप्त स्व-विकिरण चित्र के विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई पड़ती है और ये पट्टियां दिखाई दे पड़ती है और ये पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करते हैं और ये पट्टियां एक युग्मक यानी समरूपी जुड़ाव को छोड़कर किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीकी की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। यानी PCR के बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे और इसके फलस्वरूप किसी भी एक कोशिका में प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए फिंगरप्रिंट विश्लेषण किया जा सकता है और न्यायालयीन विज्ञान में उपयोग में अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या और आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में। वर्तमान समय में कई प्रकार के संपरीक्षण का उपयोग डीएनए अंगुली छापी बनाने में किया जा सकता है। सारांश के बारे में देखें तो सारांश देखें तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करने वाले, जबकि आरएनए बहुलतया मुख्यतया सूचनाओं का स्थानांतरण और अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं। डीएनए और आरएनए दो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन डीएनए रासायनिक और संरचनात्मक अधिक स्थिर होने से उपयुक्त आनुवंशिक पदार्थ है। फिर भी आरएनए सबसे पहले विकसित हुए, जबकि डीएनए आरएनए से प्राप्त होता है और डीएनए के द्विश्रृंखला कुंडलित संरचना की विशिष्ट उसके विपरीत रजकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध है और नियम के अनुसार एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इससे एक रजक दूसरे के पूरक होते हैं। डीएनए की प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव ढंग से होता है, जबकि यह प्रक्रम पूरक हाइड्रोजन बंध द्वारा निर्देशित होता है। साधारण ढंग से कहा जाए तो डीएनए का यह खंड जो आरएनए का कूटलेखन करता है उसे जीन कहते हैं। अनुलेखन के दौरान डीएनए का एक रज्जुक टेम्पलेट में कार्य करता रहता है और जो पूरक आरएनए के संश्लेषण में दूत आरएनए को सक्रिय करता है, स्थानांतरण हो जाता है और जीवाणुओं में अनुलेखन mRNA क्रियात्मक होता है, अतः वह सीधे ही हो जाता है और शुक्रेंद्रिय में जीन विखंडित होते हैं। व्यक्तय अनुक्रम एक्सॉन के बीच में व्यक्तय अनुक्रम एंट्रॉन मिलते हैं और एंट्रॉन को अलग कर और एक्सॉन को स्पाइसिंग द्वारा आपस में जोड़कर सक्रिय आरएनए का निर्माण करते हैं और दूत आरएनए में मिलने वाले क्षार अनुक्रम को तीन के समूह में पढ़ते हैं, जैसे त्रिक अनुवांशिक कूट का निर्माण जो एक अम्लीय अम्ल का कूटलेखन करते हैं। अंतरण आरएनए द्वारा अनुवांशिक कूट को पूरकता के सिद्धांत पर पढ़ा जाता है, जो एक अनुकूलन अणु के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होते हैं और टीआरएनए विशिष्ट अमीनो अम्ल को अपने एक किनारे से जोड़ता है और दूत आरएनए पर स्थित कूट से अपने एंटीकोडॉन के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर युग्मित होता है। स्थानांतरण स्थल यानी प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम है, जो दूत आरएनए से जुड़कर अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए पेप्टोन बंध बनाने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है।
है जो एक आरएनए एंजाइम यानी राइबोजाइम का उदाहरण है। स्थानांतरण एक प्रक्रम है जिसका विकास आरएनए के इर्द गिर्द हुआ है और जो इस बात का सूचक है कि जीवन का विकास आरएनए से हुआ है। चूंकि अनुलेखन और स्थानांतरण ऊर्जात्मक एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, इसलिए यह दृढ़तापूर्वक नियमित होते हैं और अनुलेखन का नियमन जीन की अभिव्यक्ति के नियमन का प्रथम चरण है। जीवाणु में एक से अधिक जीन आपस में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वे एक इकाई के रूप में नियमित होते हैं और जिसे प्रचालेक कहते हैं। लेक ओपेरॉन जीवाणु में आधारूप का प्रचालेक है जो लैक्टोज के उपचय के लिए जीन के कुटलेखन के लिए उत्तरदायी है और प्रचालेक का नियमन संवर्धन में उपस्थित लैक्टोज की मात्रा का निर्भर है और जहाँ बीजाणु की वृद्धि होती है। इस कारण से इस प्रकार के नियमन को क्रियाधार के द्वारा एंजाइम संश्लेषण के नियमन के रूप में देख सकते हैं। और मानव जीनोम परियोजना एक बृहद योजना थी जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में स्थित सभी क्षारों का अनुक्रम करना था और इस परियोजना के बहुत नई सूचनाएं प्राप्त हुई। इस परियोजना के फलस्वरूप कई नए क्षेत्रों और अवसरों के रास्ते खुले। डीएनए फिंगरप्रिंट एक तकनीकी है जिसमें डीएनए का स्तर पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों के बीच विभिन्नता के बारे में पता लगा सकते हैं और यह डीएनए अनुक्रम में बहुलता के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका न्यायालयीन विज्ञान, आनुवंशिक विविधता और विकासीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी है।